स्पष्ट करके बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। BJP is going to win record seats. A comfortable majority will be there. We change for a progressive Karnataka, for a development Karnataka, to make Karnataka a global Karnataka again. विनंती करती हूँ, सभी को विनंती करती हूँ, एक अच्छा सरकार लाइए, मतदान कीजिए। फैसले का दिन है आज। कर्नाटक की जनता तय कर रही है कि कर्नाटक की सत्ता अब की बार किसके हाथ में जाएगी। 224 सीटों का पूरा इम्तिहान आज कर्नाटक की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। मतदान, वोटिंग का दिन है आज। लोकतंत्र का ये पर्व, कर्नाटक के लोग जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खबर ये, वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। आप जानते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। मतलब सुबह के 2 घंटों में कर्नाटक में करीब 8% मतदान हुआ है। तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें और सभी सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। शुरुआती 3 घंटों की वोटिंग हो चुकी है। शुरुआती 2 घंटों का मत प्रतिशत का आंकड़ा सामने आया है। करीब 8% तक वोटिंग जो अब तक कर्नाटक में हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से किस तरीके का उत्साह वोटर में नजर आ रहा है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हम आपको रोमाना इस समय ये कनकपुर है रामनगर का, और ये वो जगह है जहां से डीके शिवकुमार उम्मीदवार हैं। डीके शिवकुमार 3 बार यहां से रह चुके हैं विधायक रोमाना, और कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है, कांग्रेस के अंदर ये चर्चा है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वो सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। और देखिए यहाँ पर अभी हमको दिखाई पड़ रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी लोग कम हैं, लेकिन चूंकि ये उनका गढ़ रहा है और वोकालिगा समुदाय की आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, और उनको टक्कर देने के लिए जो हम बार-बार गौर कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को आर अशोक को यहाँ से उतार दिया है, और वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं आर अशोक, लेकिन यहाँ से इसलिए उतारा गया है ताकि वो टक्कर दे सकें डीके शिवकुमार को। अभी कुछ देर पहले उनकी बेटी आई थी, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी ये बात कही, सीएम बनने वाली बात की, अगर वो ऐसा होता है तो वो कर्नाटक का विकास करेंगे। देखिए यहाँ हर कोई बड़ी जानकारी दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। देखिए आप जानते हैं डीके शिवकुमार कांग्रेस के चाणक्य कर्नाटक में, और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में सीमित करने भेजने के लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति आर अशोक को जिस तरीके से यहां चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन डीके शिवकुमार को क्या घेर पाने भेद पाने में बीजेपी कामयाब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सब के बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, आप देख रहे हैं हावेरी से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित बेंगलुरु इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। तटीय कर्नाटक का क्या है आज मतदान वाले दिन का हाल, बताइए जरा जल्दी से जितेंद्र। और इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ। अपना वोटर आई कार्ड दिखा रहे थे वो, और कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। मतदान प्रतिशत अगर 2018 की बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो करीब 72% के आसपास कर्नाटक में रहा था, और इस बार उससे बेहतर हो स्ट्राइक रेट मतदाता का, वोटर का। यही हर किसी की कोशिश, और एबीपी न्यूज भी आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर आज आपके इलाके में वोटिंग का दिन है तो फिर लोकतंत्र के इस पर्व को जोर शोर से मनाइए, निकलिए और वोट डालिए। तो 23 का ये चुनाव है और तस्वीर 24 की साफ हो रही है, पिक्चर 24 की, जिसका ट्रेलर 23 में आप देख रहे हैं, और इससे तस्वीर साफ होगी, बड़ी तस्वीर 2024 के लिए मोदी सरकार की। क्या हैट्रिक का सपना साकार होगा?
इसी के संकेत मिल जाएंगे। आज 10 मई मतदान का दिन और 3 दिन बाद 13 मई नतीजे। उससे पहले शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर अनुमानित तस्वीर 13 मई को क्या रह सकती है, एग्जिट पोल जरूर देखिएगा हमारे साथ। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यकीनन दक्षिण में अपना दुर्ग बचाने की बड़ी लड़ाई, और न सिर्फ दक्षिण में दुर्ग बचाने की बड़ी लड़ाई, लेकिन जो बात मैं उससे पहले कह रही थी कि 23 में ही 24 का ट्रेलर नजर आ जाएगा, तो उसके लिहाज से भी कर्नाटक की ये लड़ाई चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के लिए बहुत अहम। और हाथ हिला रहे हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े हावेरी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी रौनक, क्या अपडेट? जी देखिए रोमाना, मैं इस वक्त जो राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उनका जो गांव है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी गांव में जो उनका घर है वहां पर मौजूद है, और उनके परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं, उनके बेटे। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया उस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? In Shiggaon is a place where it is a pro-development place. So whoever does development gets voted. And पिछले 15 साल से पिताजी ने जो काम किया है, जो अभिवृद्धि हुआ है, उसके हिसाब से मतदार शिग्गांव में वोट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जनता 1985 के बाद कभी रिपीट नहीं हुई है यहाँ पर? आपको लगता है कि सर के नेतृत्व में इस बार सरकार बनने जा रही है वापस? बिल्कुल। आई थिंक हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, लाइक एज यू मेंशन, हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, एंड आई एम फुल कॉन्फिडेंस। जो मई 13 के दिन बीजेपी की नंबर्स 140 प्लस होगा। सर, एक आपसे आखिरी सवाल, क्या सर फिर एक बार बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपको लगता है जिस तरह का काम किया, मौका एक बार हाईकमांड जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो मौका देगा? पिताजी का कर्तव्य पार्टी से हिसाब से फिर बीजेपी सरकार को वापस लाना है अभी इस चुनाव में, तो वो काम कर रहे हैं पिताजी, और हाईकमांड जो है, हमारा हाईकमांड, वो ही डिसाइड करेंगे कौन सीएम होगा। और परिवार, क्या आपको लगता है परिवार के लोगों का क्या सोचना है, कितने मार्जिन से इस बार जीत रहे हैं? क्योंकि लगातार 3 बार तो जीत, हैट्रिक तो हो चुकी है। इस बार तो 25,000 के प्लस, 25,000 प्लस से हिसाब से पिताजी शिग्गांव में जीतने वाले हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये बसवराज बोम्मई के बेटे थे। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये चुनाव शिग्गांव की अगर बात करें रोमाना, तो बहुत ही दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर बसवराज बोम्मई पूरी तरीके से ये चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। ये दावा जो है परिवार की तरफ से किया, परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। अपनी राह आसान बसवराज बोम्मई की, लेकिन सवाल पार्टी को लेकर है, सवाल बीजेपी को लेकर है। और क्या बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए ताकतवर या कमजोर कड़ी बसवराज बोम्मई साबित होंगे, इसको लेकर भी फैसला हो रहा है। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, इसको सिर्फ कर्नाटक के लिहाज से सीमित बन पाती है, क्योंकि 2024 में मोदी केंद्र में हैट्रिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या फिर उसके लिए राह कितनी आसान बनेगी, यह भी तो तय हो रहा है ना। कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव से दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही कि 23 का यह कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जिससे तय होगी 24 की तस्वीर। आप देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली मौजूद हैं, हमारे साथ टू संकीर्था मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत आप सभी का। संकीर्था जी, आसान नहीं है बीजेपी के लिए ये लड़ाई, और अभी तक जितने अनुमान साबित आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कमजोर कड़ी कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए, तो वो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए सीएम का चेहरा जो बदला, वो दाव चला या नहीं चला? मुझे लगता नहीं है उनको मेरी आवाज मिल रही है। डॉक्टर अजय का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय, कौन सा मुद्दा आपको लगता है सबसे ज्यादा कनेक्ट जनता के साथ बनाएगा? किस मुद्दे पर आज जनता निकलेगी वोट डालने के लिए? वोट 5 गारंटी के लिए है, महिलाओं के अधिकार के लिए है, युवाओं के रोजगार के लिए है, और मैं मानता हूं गरीबों का कल्याण के लिए, उत्थान के लिए है। कर्नाटका के आम जनमानस से हम सब अपील करते हैं, महान कर्नाटका की जनता इन मुद्दों पर जाकर के आज जरूर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेगी,
और 40% मुक्त जो कमीशन है वहां रही है, जी। उससे मुक्ति के लिए, प्रगतिशील कर्नाटका के विकास के लिए वोट करेगी। नहीं, विकास के लिए वोट करेगी, ये हर तरफ से कहा जा रहा है। हर राजनीतिक दल इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जनता विकास के लिए वोट करेगी और मतलब उसके लिए वोट करेगी। लेकिन कुर्बान अली साहब, मैं आपसे इस बात को समझना चाहती हूं कि 40% भ्रष्टाचार के मामले से इस चुनाव में प्रचार की शुरुआत होती है, लेकिन अंत होता है जहरीला साहब, विष कन्या, अंत होता है बजरंग दल, बजरंग बली विवाद। तो ऐसे में चुनाव इतना हाईपिच जो हो जाता है, उसके पीछे की वजह आपकी नजर में? उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। ये एक एंटी इनकम्बेंसी है और पिछले 40 साल का इतिहास है वहाँ पे, कर्नाटक में भी और पड़ोसी राज्य केरल में पिछली बार इतिहास बदला था कि लगातार 2 बार वामपंथी सरकार आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और मुद्दा होना चाहिए था विकास, वो ना हो करके वो जहरीला प्रचार हो गया और सारी बात आखिर में आकर के इस कम्युनल पोलराइजेशन के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त प्रधानमंत्री ने लगाया, लेकिन बजाय इसके कि वो अपने विकास के मुद्दे गिनाते, उन्होंने इन सारे जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। और ये एक तरह से सीधे तौर पे गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया। इसका करेक्शन मतलब सीधा 24 से बैठता है ना, इसी वजह से ये सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कर्नाटक में जो भी कुछ होगा वो एक प्रीकर्सर होगा 2024 के चुनाव का। मैं जल्दी से एक आंकड़ा दे दूं दर्शकों को। दक्षिण के जो राज्य हैं वहां से लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है वो 130 का है। 130 लोकसभा सीटें जो दक्षिण भारत से आती हैं, इन्हीं बड़े राज्यों से, और ऐसे में 90% इन 130 सीटों में से जो बीजेपी के खाते में आई हुई सीटें हैं, उनमें से 90% इस कर्नाटक से ही आती है। और इस सब के बीच डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश जो सांसद भी हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। जरा जल्दी से आपको सुनाते हैं। डीके सुरेश साहब हमारे साथ हैं, डीके शिव कुमार साहब के भाई हैं। सो व्हाट इज द मेन एजेंडा? मेन एजेंडा क्या है सुरेश साहब, जिसपे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? डेवलपमेंट एजेंडा है क्या? Both development and financial growth, what BJP has given to the Karnataka, the bad name we have to remove, the administration, everything. ये बात बताइए, बजरंग दल का जो इतना नाम हो गया, इससे कुछ इट इज गोइंग टू हार्म यू, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा आपको इससे? No, this is not the issue. This is the issue only for BJP people, for not any others. यहाँ जिससे बात कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि डीके शिव कुमार विल बी और नेक्स्ट सीएम। एवरीबडी इज सेइंग सो कि डीके शिव कुमार साहब विल बी और सीएम। Okay, that we don't know. The party has to decide. Karnataka people has to decide. As his brother, do you want that he should become? He has the if he. Yes, as a brother of DK Shivkumar, definitely I wish him to be as a CM. And if he has a capability to run the Karnataka government successfully? 100%. 100%. थैंक यू। तो हम डीके सुरेश से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि डीके शिव कुमार सीएम बने। बड़ी बात आपको बता रहा हूं। और ये भी कहा है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कर्नाटक को चला सके एज ए सीएम। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कनकपुरा, रामनगर। तो डीके शिव कुमार सीएम बने, ये परिवार की तरफ से इच्छा जताई गई है, भाई डीके सुरेश की तरफ से इच्छा जताई गई है, जो खुद सांसद हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। पहले जीत के लिए तो आश्वस्त हो जाइए और उसके बाद ही तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री। कहीं मुख्यमंत्री को लेकर तो आर पार नहीं होने वाला है कांग्रेस पार्टी में। रमाना जी, कोई मुख्यमंत्री के लिए आर पार नहीं होना है। कांग्रेस पार्टी में जो एक नियम है, सभी विधायक बैठ करके अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। जनता वहां मालिक है और जनता आशीर्वाद देगी। आज अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के फेवर में वोट हो रहा है। उनके ब्रदर से आप पूछेंगे, आपके भाई के लिए और किसी के भी हस्बैंड के लिए, किसी के भी पत्नी के लिए, तो नेचुरल है। यदि वो साथ है, परिवार का मेंबर है, तो कहेगा। सिद्धरामैया साहब से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। अभी बसावन जी से पूछा, उनके बेटे से, बुमई साहब के। अरे वाह साहब, आप तो बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। उनके भाई नहीं है ना सिर्फ डीके सुरेश, पार्टी के सांसद भी। और ऐसे में पार्टी के सांसद को तो एक अनुशासन, पार्टी के सिपाही के तौर पर नपतुला बयान देना चाहिए, वो भी तब जबकि राजनेता हो। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वोट डाल चुके हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्हीं से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े ने। कर्नाटक के for everything.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही मतदान किया, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप तीन बार लगातार इस विधानसभा से जीत चुके हैं, चौथी बार है, चौथी बार भी जीतेंगे ह्यूज मार्जिन से। सर, जिस तरह से एक नैरेटिव खिलाफ कोशिश की गई कि 40% कट लेने का काम करती है, ये जो नैरेटिव उसको क्या? ये नैरेटिव फेल हो गया है, एक भी केस नहीं बनाया, कोर्ट में डिफेमेशन केस डला, उधर भी कुछ रिकॉर्ड्स नहीं दिया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, कांग्रेस बोले तो करप्शन, करप्शन बोले तो कांग्रेस, वो क्या बात करेंगे करप्शन के बारे में। सर, आपके पुराने साथी जगदीश शेट्टार चले गए, क्या पुरानी बातों के पूरा इलेक्शन में बताया, अभी फिर भी वो करे। मैं बोल रहा हूँ एक ही शब्द में, हुबली सेंट्रल और अतनी जो हमारे लोग गए हैं, दोनों सीट हम जीत जाएंगे। सर, एक आपसे आखिरी सवाल, कितनी सीटें आपको मिल रही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या? मेजॉरिटी मिलेगा, मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगा और हम एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे। जेडीएस के साथ कोई मेजॉरिटी बनने के बाद सवाल ही नहीं उठता। शुक्रिया बात करने के लिए। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर सीएम साहब दिख रहे हैं और सरकार फिर एक बार बीजेपी की बनने जा रही है, ये उनको विश्वास है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, कर्नाटक, शिग्गांव। जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। टी संकीर्था हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। संकीर्था जी, जरा ये बताइए ना कि आखिरकार ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? सत्ता विरोधी लहर से सरकार जूझती हुई नजर आ रही है। इतिहास ये बताता है कि पिछले 38 साल से कर्नाटक के अंदर कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज तक बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करके अपनी सरकार नहीं बनाई है। फिर इस बार बड़े मार्जिन से जीत का दावा, कॉन्फिडेंस कैसे? देखिए, इस बार कर्नाटका जब वोट डालेंगे, कर्नाटका का जो लोग वोट डालेंगे, प्रो इनकम्बेंसी और प्रो डेवलपमेंट का बीजेपी सरकार को देख के वो मुद्दा लेकर कर्नाटका के लोग वोट डालेंगे। ये तो पहला चीज है। दूसरा जो चीज है वो कांग्रेस का गारंटी, ये कंपैरिजन हम रख दिया तो लोगों, कर्नाटका का जो लोग है बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ऐसा बेवकूफ नहीं बना सकते जो कांग्रेस बेवकूफ बनने के लिए जैसा राजस्थान में किया, जैसा और एक हिमाचल में कर रहा है, ऐसा करने के लिए वो कर्नाटका में नहीं हो सकते, क्योंकि वो कांग्रेस का जो गारंटी स्कीमें हैं। पहला बार मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम कर्नाटका में 2023 में एक रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने प्रेजेंट किया है, अब तक रेवेन्यू सरप्लस बजट, और कांग्रेस का जो फ्री भी वो लोग दे रहे हैं उसको हमको सिर्फ 1 लाख, कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। उसमें 85% कमीशन सीधा वो नकली गांधीयों का फैमिली में एटीएम हो जाएगा। चलिए सर, दावे आप सबकी तरफ से किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लॉज बता रहे हैं, वहीं सिद्धारमैया जी आकर उसी पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तय तो जनता को करना है ना, और फिलहाल जनता तय कर रही है। आज फैसले का दिन है। कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन सवाल ये, जिस तरीके से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आधी रात को, रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सोती रहती है, इसको उठाने में भी घंटों का वक्त लग जाता है। तो कुल मिलाकर नेताओं की यह रणनीति और इसका जमीन पर असर, कोस्टल कर्नाटक में फिलहाल कौन से मुद्दे यहां ऐसा लग रहा है कि जनता के सिर चढ़कर बोल रहे हैं, जिसको लेकर जनता वोट डाल रही है? जितेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोस्टल कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त मंगलुरु शहर में हूं और यहां पर इस वक्त तापमान जो है अभी 10 ही बजे हैं और करीब 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो गया है। और चूंकि समुद्र किनारे शहर है तो ह्यूमिडिटी भी काफी है, लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि यहां पर बड़े पैमाने पर वोटर्स मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे हैं। पोलिंग बूथ्स के बाहर मैं सुबह से ही 6:30 बजे से देख रहा हूं कि लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस वक्त भी मैं मंगलुरु शहर के भीतर एक पोलिंग बूथ पर, और सामने की तरफ आप देखेंगे कि भरत शेट्टी, जो कि मंगलुरु नॉर्थ के विधायक हैं और फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, वे यहां पर वोट डालने के लिए खड़े हैं। एक बार वोट डालने के बाद हम इनसे बात भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कोस्टल कर्नाटका की जिस दक्षिण कन्नड़ा जिले में कुल जो है यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, उन 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन यहां बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार 8 की 8 सीटें जो है अच्छे मार्जिन से उसे मिलने वाली हैं, और इसके पीछे कारण बीजेपी ये मानती है कि यहां पर जो वोटों का बंटवारा होगा, एक तरह से एसडीपीआई ने भी यहां पर हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसका फायदा सीधे तौर पर
बीजेपी को मिलने वाला है। इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ के जातीय समीकरणों को देखते हुए भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई सिटिंग एमएलएस के यहाँ पर टिकट काटे गए हैं और खास करके कोस्टल कर्नाटक की बात करें तो फिशरमैन कम्युनिटी जो है, सुवर्णा कम्युनिटी है, उसको टिकट दिया गया है। इक्का दुक्का सीटों पर जहां पे ब्राह्मणों का बाहुल्य, वहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो और एक फीचर यहां का ये भी है कि कोस्टल कर्नाटका में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी भी है, तो वो भी जो नतीजे आते हैं उसमें एक मुस्लिम आबादी की, मुस्लिम वोटर्स की भी भूमिका रहती है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच कर्नाटक की बड़ी नेता शोभा करंदलाजे, उनसे हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने खास बातचीत की। आइए जरा जल्दी से वो दिखाते हैं आप। मंत्री शोभा करंदलाजे जी, जिन्होंने अभी वोट डाला है, मुझे लगता है आपकी उंगली भी नीली हो ही गई है। आमतौर पर चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं, नेता हैं, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं आपने वोट किसे किया होगा, लेकिन एज ए वोटर हम बात करें तो आपके मन में क्या है कि किस लिए वोट? कर्नाटक का विकास के लिए वोट डालना, भारत के साथ साथ कर्नाटक भी आगे बढ़ना। कर्नाटक में आधा किया होगा प्रोजेक्ट्स बहुत है, वो एनएच है, रेलवेज योजना है, जल जीवन मिशन है, ऐसा बहुत सारे योजना है। इसको पूरा करने के लिए एक अच्छा मजबूत स्थिर सरकार कर्नाटक में चाहिए। ऐसा सरकार लाने के लिए हम वोट डाल रहे हैं। इस चुनाव में हमने देखा बजरंगबली से लेके शंकर भगवान तक की बात हुई, आंजनेय भगवान की बात हुई, सबकी बातें हुई। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरा नाम ही शिवा है, मैं तो मंदिर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मंदिर बनाने का बात चुनाव का संदर्भ में आते हैं, मंदिर घूमने का भी कांग्रेस वाले चुनाव के संदर्भ में करते हैं, बाकी समय हिंदू का खिलाफ वो करते हैं। डीके शिव कुमार का कॉन्स्टिट्यूएंसी कनकपुरा है। कनकपुरा में पूरे विश्व में बहुत बड़ा यीशु क्रिस्ता का स्टैचू बनाने का वादा किया था, उसको शिलान्यास भी किया। अभी बजरंगबली का बात है या सुरजेवाला ने बजरंगबली को अपमान किया। बजरंगबली का बाप सूर्य भगवान, बजरंगबली कर्नाटक का इधर जन्मस्थल नहीं है ऐसे बताया। अभी वोट बैंक के लिए, अभी वोट के संदर्भ में हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा बात रखते हैं। वो 60 ईयर्स से ज्यादा, 6 दशक से ज्यादा इधर राज कर रहा था, क्या क्यों नहीं किया? मंदिर क्यों नहीं बनाया? वो हुआ वगैरह मंदिरों को भी टूट गया। वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहा है, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश का बांटने का बात कर रहे हैं सोनिया गांधी। हुबली में सॉवरेंटी का बात किया, क्यों किया? सॉवरेंटी आप दिए थे कश्मीर को 370 लगाने से, एंड कश्मीर तो उधर बहुत दिक्कतें पड़ी, एंड कश्मीर अलग होने का एक भय भी हमारा मन में था। 370 हटाने के बाद, 370 हटाने के बाद अभी उधर नॉर्मल हो रही है। ऐसे करना चाहते हैं कर्नाटक को, ऐसा सॉवरेंटी का बात कांग्रेस वाले करते हैं। हम भारत के साथ जुड़े हैं, कर्नाटक भारत का एक अच्छा स्टेट है, उसके साथ जाने वाली स्टेट है। शोभा जी, मैं देख रहा हूँ सुबह से भी लंबी चौड़ी भीड़ है, बहुत लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो वोट टर्न हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, वो कर्नाटक के लिए एक नई राह खोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद है कुछ? 2008 में हम बड़े पक्ष ऐसे निकल के आ गए, बट 110 हो गए, पूर्ण बहुमत नहीं आया, इसी से बहुत दिक्कतें पड़ी। 2018 में भी बहुत दिक्कतें पड़ी, 104 हो गई, 104 हम जीत गए। अभी एक बहुमत का सरकार चाहिए, इसके लिए हम वोट डाल रहे हैं, इसके लिए कर्नाटक का लोगों ने मतदान कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत मिलेगा? जरूर मिलेगा, 130 से ज्यादा वोट हमको मिलेगा। हम बहुमत का सरकार बनाएंगे, एक स्थिर सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। तो ये नेताओं के दावे हैं, वोटिंग वाले दिन के दावे हैं। वोटिंग कर्नाटक में हो रही है, 2023 में हो रही है, लेकिन तस्वीर 2024 की तय हो रही है। 2024 में मोदी की हैट्रिक का रास्ता आसान करेगा कर्नाटक का ये चुनाव, या फिर रास्ता होने जा रहा है मुश्किल? यही हो रहा है आज तय कर्नाटक में। बीजेपी के लिए ये चुनाव अहम क्यों?
कांग्रेस के लिए 2024 के लिहाज से किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव सीधे सीधे मामला आकर जुड़ता है अस्तित्व से, इसकी वजह भी आपको आगे बताएंगे। और कुल मिलाकर आपको बता दें, एक तरफ जहां भारत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, वहां पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर लाले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत के बड़े दावे कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार कह रहे हैं कर्नाटक की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव के लिए वोट कर रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने खास बातचीत की है DK शिव कुमार से, सुनिए जरा। DK साहब लाइव पे बात कर लीजिएगा। रोल मिस्टर DK शिव कुमार इज विद मी। सर, व्हाट इज योर मेन एजेंडा? टेल मी मेन एजेंडा ऑफ योर इलेक्शन। Should I vote or not? Sir, development is also your agenda. Development is your main agenda. The main agenda of this election is for a change, for a development, for a global Karnataka, to have peace in Karnataka. Then it is the inflation which is going on in Karnataka. They have not helped anyone. So I think we should see that we give a government with a good governance. That is our agenda. Yes, sir, how is the issue of Bajrang Dal going to affect you, sir? How? Bajrang Dal issue? Not even 1%. And people are saying you to be a CM of the Karnataka. Here, people, they are wish that you should become the CM. Let us wait. But sir, do you want to become? It's your also wish. You want to become the CM? Huh? I'll do after Mr. Shiv Kumar, you also want to become the CM? Because people here saying the same. So. You speak to them. I'll come back. I'll finish my vote. I'll finish. तो DK शिव कुमार हैं CM वाले इशू पर अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो एजेंडा है बजरंग दल के एजेंडे का कोई इशू नहीं है, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे जो एजेंडे हैं वो एजेंडे ज़रूर यहाँ पर रहेंगे, जिसमें कि महंगाई और चेंज को उन्होंने बड़ा एजेंडा बनाया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, कनकपुर। तो मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय को आप देख रहे थे खास बातचीत करते हुए DK शिव कुमार से, जो कह रहे हैं कि साहब कर्नाटक की जनता जो है वो बदलाव के लिए वोट कर रही है। और जरा सोचिए, अगर वाकई में कर्नाटक में बदलाव सियासी तौर पर होता है तो फिर बदलाव की ये बयार 2023 से जो चलेगी 2024 में सियासी तौर पर क्या रंग दिखाएगी, इसी को लेकर बड़ा सवाल है। और क्या इसी वजह से 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीत जरूरी है? नीरज पांडे जी बिल्कुल, कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि दक्षिण में एकमात्र स्टेट है कर्नाटक जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और यहाँ की लोकसभा सीटें भी ज्यादा, एक सीट छोड़कर सबके सब लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ विधानसभा के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से भी, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो जो दक्षिण के दूसरे राज्य हैं उनमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, इसी साल 3 जो राज्य के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश है, और आपका राजस्थान है, और तेलंगाना है, चौथा तेलंगाना। इन 4 विधानसभा जो 4 स्टेट हैं, इन स्टेट्स में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ लूज करते हैं चुनाव तो एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थिति है दूसरे राज्यों में भी मजबूत होगी, क्योंकि भाजपा के पास भी अभी तक ये मालूम है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो श्योर एंड शॉर्ट उनको लग रहा है कि हमारे पास आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई, बहुत मजबूत लड़ाई कांग्रेस लड़ रही। तो ऐसे में भाजपा के लिए कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर्नाटक रिपीट करते हैं तो इन तीनों राज्यों में ये और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव मैदान में भी उतरेगी, और उसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, इस साल होने वाले बाकी विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ 2024 का जो बड़ा चुनाव होना है, उसके लिए कहीं ना कहीं टेम्पो, मूड, मिजाज सेट करता हुआ नजर आएगा कर्नाटक का ये फैसला जो आज कर्नाटक की जनता कर रही है। इसीलिए हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, चुनाव 2023 का, लेकिन तस्वीर क्लियर हो रही है 2024 की। कर्नाटक का ये चुनाव सीमित नहीं है सिर्फ कर्नाटक तक, 2024 देश की तस्वीर तय हो रही है कर्नाटक के इस चुनाव से। तो
तय हो रही है कर्नाटक की सियासी किस्मत। कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग के साथ साथ दावों का दंगल लगातार कर्नाटक में जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरामैया कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दावा कर रहे हैं कांग्रेस 130 से ज्यादा सीट जीतेगी। सिद्धरामैया ने कहा कि यह कर्नाटक नहीं, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। तो गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक का यह विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश के भविष्य से जोड़कर ही लड़ा गया। इसी वजह से पूरी आक्रामकता कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरा जोर इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगा दिया। चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सभी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी 2019 के बाद पहली बार किसी चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आई। कुर्बान अली साहब, कांग्रेस समझ रही है ये चुनाव उसके अस्तित्व का चुनाव? यकीनन कांग्रेस के लिए नाउ और नेवर वाली बात है, आपने कहा भी था पहले। और ये अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ हुकूमत बनाती है तो बड़ा बूस्ट होगा और 2024 के लिए उनके अंदर एक जोश भी पैदा होगा रैंक एंड फाइल में, कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आप जानती हैं अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहाँ भी ये इतिहास रहा है कि राजस्थान में तो कम से कम कि दोबारा एक पार्टी की सरकार नहीं बनती। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन अजय उपाध्याय जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस इस नाउ और नेवर वाले चुनाव में चूक गई? जिस तरीके के सेल्फ गोल कांग्रेस की तरफ से किए गए, बजरंग दल का मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले हो, अजय जी? देखिए, हमारा जो मुद्दा था कर्नाटक के लिए, कांग्रेस का मुद्दा था युवा निधि, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और शक्ति स्कीम। महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, या समाज में जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान के लिए। और कर्नाटक में बीजेपी का मुद्दा था, उनका मुद्दा विकास का मुद्दा था ही नहीं। मोदी जी आशीर्वाद नहीं देंगे, ये मुद्दा रहा। नहीं चुनाव तो दंगे होंगे, ये मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार, न केंद्र में कोई काम की न राज्य में की, ये मुद्दे हैं। और धर्म को खतरा, ये मुद्दा वो बताते हैं। कांग्रेस पार्टी संकीर्ता जी, कांग्रेस को जीत की गारंटी वोटर को दी गई, गारंटी के बूते पर सर। ऐसे में सवाल बीजेपी से ये कि जिस तरीके से बजरंग दल वाले मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया गया और साथ ही साथ चुनाव प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद रात में वीडियो जारी होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का, ये मास्टर स्ट्रोक या फिर बीजेपी की नर्वसनेस ज्यादा दिखाता है? टी संकीर्ता, देखिए, इस बार कर्नाटका का जनता भलाई के लिए और बजरंग बली के लिए वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड है उसका जो कोई फायदा ही नहीं लोग को मिल रहा है। जब वो लोग 2013 से लेकर 2018 तक सत्ता में थे, संपूर्ण बहुमत का सरकार उनको ही थे। वो लोकप्रिय, वो कहता है सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे, क्यों वो लोग बाकी 100 पूर्ण बहुमत सरकार से लेकर 27 सीट पर आ गई? क्योंकि वो लोग जो घोषणा किए थे 2013 से लेकर 2018 तक, वो लोगों के नहीं पहुंच पाया, सिर्फ वो घोषणा ही रह गई। इसके लिए कांग्रेस के गारंटी के बारे में किसी को भी कोई भरोसा नहीं है, लोग उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस को कर्नाटका में पॉलिटिकली रिजेक्टेड है। चलिए सर, तो दावों का दंगल में तो पहले भी कह रही थी कि आज मतदान वाले दिन भी लगातार जारी है, लेकिन आज जनता का दिन है। जनता जनार्दन, जनता कर रही है फैसला। सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और कर्नाटक की ये सियासी तस्वीर 2024 की पिक्चर का ट्रेलर है, क्योंकि 2024 में मोदी की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, रास्ता आसान होगा या नहीं होगा, उसी का एक अनुमान जो कर्नाटक के नतीजों से मिलने जा रहा है।